नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत है 46वीं क्लास में। ये क्लासेज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड, अब मैं कितनी बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ ना, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी कमेंट्स आते हैं, सर क्या ये सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी हैं क्लासेज? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्लास देखो तो सही पूरा। अब ऐसे ही जैसे आज कमेंट्स, कल टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताया था और उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ है, सर आपके टेस्ट अब तक स्टार्ट नहीं हुए। अरे इस वीडियो को तो पूरा देख लो फिर कमेंट करो, इसमें यही बताया हुआ है टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे पार पड़ेगी, कैसे पार पड़ेगी इस तरह से? ऊपर सब कुछ क्लियर है, नीचे उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हो, तो आप सोचे थोड़ा सा। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए, मैं आपको ये जो कुछ कविताएं सुनाता रहता हूँ, कुछ पंक्तियां आपको अच्छी लगती है इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि हम आदिकाल से स्टार्ट होते हैं ना, प्रयोगवाद तक, नई कविता तक आते आते हम ऊबने लगते हैं। तो कहीं आप ऊब कर अपनी नियमितता को भंग न कर दें, क्रमबद्धता न टूटने दें, इसलिए मैं आपके साहित्य में रुचि बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और आपके कमेंट्स बीच बीच में आते हैं तो उससे देख के लगता भी है कि हाँ, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और चलो कोई बात नहीं, कभी ये 1.5 घंटे टाइम दिया, कभी 2 दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन नियमितता बनी हुई है ना, ये आपके काम आएगी। तो आज हम देखेंगे प्रमुख कवि, हम उस पंक्ति में आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रमुख कवियों में नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। किसका नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म भी 27 में हुआ था, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की बस्ती में, बस्ती एक जिला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म। इन्हें व्यंग धर्मा कवि के रूप में जाना जाता है, याद रखना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को व्यंग धर्मा कवि के रूप में जाना जाता है। व्यंग धर्मी कवि है, यानी व्यंग्य में ये बहुत गजब है। आज तक आपने इसे सीधा रटा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को व्यंग्य धर्मी कवि कहा जाता है, एक समय बाद आप फिर भूल गए। लेकिन इस चीज को मैं आपको दिमाग में स्थायी करवा दूंगा। बोला कैसे? अभी बताता हूं। सर्वेश्वर दयाल शर्मा का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शर्मा नहीं है, सक्सेना साहब का कि 4 पंक्तियां आपको बताऊंगा और वो 4 पंक्तियां आपके जहन में बैठ जाएगी। लेकिन याद रखें, व्यंग है और व्यंग को व्यंग की तरह समझें, व्याख्या नहीं करूंगा। तो व्यंग इनकी एक बहुत गजब कविता है, उसमें ये 4 लाइनों में कविता समेटते हैं और व्यंग बड़ा शानदार करते हैं कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, तो दूसरे के मुंह से निकला माओ, तो लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। बस व्यंग्य खत्म। अब आपको समझ आना चाहिए, पहले के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पहले 2 के पेट भरे हुए थे, इसीलिए उन्हें राजनीति याद आती है, उसने धर्म याद आता है। लेकिन जिसका पेट भूखा था, जिसके पेट में अनाज नहीं था, उसे तो सिर्फ भगवान और जाति, राजनीति की जगह सिर्फ और सिर्फ खाने की सामग्री में ही ईश्वर नजर आ रहा था। तो ये इतने बड़े व्यंग्य धर्मा कवि हैं और 4 पंक्तियों में हमने एक चीज रट ली, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, तो दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। शानदार व्यंग्य है। चलिए, तो आप समझ गए, ये व्यंग्य धर्मा कवि कहे जाते हैं। ये 111 नहीं है, बल्कि ये तीसरा सप्तक, तीसरे सप्तक के कवि हैं। इन्हें लोक कवि कहा जाता है, इनको लोक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं और भी है ना, वो हम आगे भी सुनते रहेंगे, कभी कभार क्लासेस आएगी तब सुनाएंगे। तो तीसरे सप्तक के कवि हैं, लोक कवि हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, युद्ध, राजनीति, गरीबी, बेकारी, संसद को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। यानी नई कविता के ऐसे कवि जिन्होंने युद्ध, राजनीति, गरीबी, बेकारी और संसद विषय को लेकर अपनी कविताएं लिखी। इनकी पराग और एक जो थी, पराग पत्रिका काफी प्रसिद्ध थी, बाल पत्रिका, ये जो दिनमान, जो दिल्ली से निकलती थी दिनमान, उसके उप संपादक रहे हैं। और इसमें एक स्तंभ आता था, एक पैराग्राफ टाइप एक स्तंभ आता था जिसका नाम था चर्चे और चरखे। उस स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ज्यादा चर्चित भी रहे हैं।
इनकी कुछ रचनाएं देखिए आप लोग। काठ की घंटियों पर खूंटियों, काठ की घंटियां जहां बंधी हुई है, सक्सेना ने काठ की घंटियां जहां बांधी, वहां खूंटियों पर टंगे लोग बांस के पुल को देखते हुए जंगल का दर्द समझ रहे थे। बांस का पुल है जंगल में, बांस का पुल है जंगल में, और उस जंगल का दर्द किसे पता है? कुआनो नदी को। कुआनो नदी में क्या बह रही है? एक सूनी नाव, सूनी नाव जो गर्म हवाओं में बह रही है। कोई मेरे साथ चले। अब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इनको कैसे सेट करते हैं देखिए। काठ की घंटियां, काठ की घंटियां सक्सेना ने जहां लगाई, वहीं पर हमने देखा कि खूंटियों पर, जैसे सक्सेना साहब आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहां आए, आकर उन्होंने क्या कर दिया? काठ यानी लकड़ी, लकड़ी की कुछ घंटियां लगा दी, और यहीं पर आसपास में कुछ खूंटियां थी। जहां काठ की घंटियां लगाई, वहीं पर खूंटियों पर टंगे हुए कुछ लोग देखे, खूंटियों पर टंगे हुए लोग देखे, और वो लोग खूंटियों पर टंगे हुए लोग क्या देख रहे थे कि एक बांस का पुल है, वो जंगल में है, जंगल का दर्द है, कुआनो नदी को पता है, कुआनो नदी में एक सूनी नाव बह रही है, और एक सूनी नाव जहां जिसके आसपास चारों तरफ गर्म हवाएं बह रही है, कोई मेरे साथ चले। वो एक सूनी नाव जो कि गर्म हवाओं से कह रही है कि कोई मेरे साथ चले। खूंटियों पर अब काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, बांस का पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, एक सूनी नाव गर्म हवाओं से कह रही है कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। इससे बेस्ट आप रचनाएं कैसे याद कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, एक खूंटियों पर टंगे लोग, एक बांस का एक पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, एक सूनी नाव गर्म हवाओं से कह रही है कोई मेरे साथ चले। ये लो साहब, ये रचनाएं सारी याद है आपको। दी एंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में मिला था। याद रखें, ये व्यंग धर्मा कवि हैं, ये लोक कवि कहे जाते हैं, ये तीसरा सप्तक के कवि कहे जाते हैं। ये पराग पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। दिनमान में चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए भी ये चर्चित रहे हैं, वहां दिनमान के ये उप संपादक थे। इनकी कविताओं का विषय है गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, संसद, युद्ध, राजनीति, ये इनकी कविताओं का विषय है। 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बस्ती उत्तर प्रदेश में जो है वो जन्म हुआ था। खत्म कहानी, दी एंड। ये लो साहब, कुछ इनके उपन्यास है जो कि हम वहां पढ़ेंगे, यहां मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि अब छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, सोया हुआ जल। ये एक प्रयोगशील उपन्यास है। सोए हुए जल में, सोए हुए जल में, सोए हुए जल में पागल कुत्तों का मसीहा सूने चौखट पर बैठे अंधेरे पर अंधेरा करके कच्ची सड़क देख रहा था। सोए हुए जल में पागल कुत्तों का मसीहा सूने चौखट पर बैठे, पागल कुत्तों का मसीहा सूनी चौखट पर बैठे अंधेरे पर अंधेरा करके एक कच्ची सड़क को देख रहा था। ये इनके उपन्यास है। और बकरी नाटक के लिए ये जो हैं सर्वाधिक जाने जाते हैं। बकरी नाटक के लिए ये सर्वाधिक जाने जाते हैं। और अब गरीबी हटाओ कल भात आएगा। बकरी, बकरी लाओ, गरीबी हटाओ कल भात आएगा, उसमें बकरी का दूध मिला के आराम से खाना खाएगा। सक्सेना साहब ने कहा बकरी लाओ, गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, आराम से जीवेगा। बस दी एंड। कोई नहीं भूलेगा सक्सेना साहब को, है ना। कहानियां भी इनकी। बकरी आई, बकरी आई थी ना, बकरी आई, गरीबी हटी, कल भात आया, और जब भात आया तो लड़ाई शुरू हो गई। मैं ज्यादा लूंगा, मैं कम लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा, मैं कम। लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई पहुंच गई क्षितिज के पार। क्षितिज जहां आसमान और धरती मिलते हैं, उस क्षितिज के पार लड़ाई पहुंच गई। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे बदला हुआ कौन? अब तो मर गए, पराजय के क्षण यही हैं। अब तो मर गए, पराजय के क्षण यही हैं। इतनी कौन पूछेगा, कहानियों में पढ़ेंगे, लेकिन हाथों हाथ याद है ना। चट मंगनी पट ब्याह, तो बस चट क्लास पट याद, चट क्लास पट याद, इस तरह चलना चाहिए। परिमल संस्था की स्थापना 10 दिसंबर 1944 को सक्सेना व धर्मवीर भारती। बार बार आता है परिमल संस्था ने ये किया, परिमल संस्था ने जो है नई कविता के लिए कुछ निबंधों को प्रकाशित करवाया था।
उससे परिमल संस्था ने इस नई कविता आंदोलन को विकसित करने में योगदान दिया। ये परिमल की स्थापना किसने की थी बताओ रे कोई हमें? तो ये की थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धर्मवीर भारती ने। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 10/12/44 10/12/44 को परिमल संस्था की स्थापना। सक्सेना की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा यारों, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा यारों, तुम दुख को तोड़ दो। अरे हार, दुख, दर्द ये तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को ही तोड़ दो। कितनी मोटिवेशनल पंक्ति है। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा यारों, तुम दुख को ही तोड़ दो। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा यारों, तुम दुख को तोड़ दो। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 आदमी का पेट भरा हुआ था। आज हमारे देश में जहां भी दंगे होते हैं, जहां पर भी राजनीति होती है, वहां सिर्फ और सिर्फ ये है, ये दंगे करने वालों का पेट भरा हुआ होता है। बाकी जो अपनी तरह जो लोग हैं वो तो कभी लड़ते ही नहीं है। इस अपने चैनल पे वो कहता ना कि ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, वही चीज़ें देखने को मिलती है। आप मानते हैं कि देखो कि कुछ बुराइयां जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी पे जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दे। तो याद रखें, बहुत अच्छे, न जाने ये इतने कवि पढ़ते हैं, सब एक ही चीज़ के लिए करते करते मर गए कि हम एक हैं, हम एक होकर रहें, है ना। कबीरदास जैसे कहते हैं कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही जल, है ना, एक ही जल पीते हैं, एक ही आसमान के नीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। चलिए खैर, मैं तो कोई सुधारक भी नहीं हूँ, मैं तो सुधारक भी नहीं हूँ। कुंवर नारायण, ओहो, कुंवर नारायण की पंक्ति, एक कविता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज नहीं सुना पाऊंगा मैं, वो कविता थोड़ी सी बड़ी है ना। चलिए, 1927 उत्तर प्रदेश, तीसरा सप्तक के कवि, ये नई कविता के कवि कहे जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कवि है, बिल्कुल ये जो हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कवि हैं। इस बात को भी आप अच्छे से दिमाग में बिठाएं। अब आपको सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे, है ना, जैसे मतलब एक इनकी कविता थी शायद, एक पंक्ति बताता हूं आपको कि एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों मैं भरपूर, आपको मैं सुना सकता हूं, 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। मेरी भरपूर नफरत करने की जो ताकत है कि मैं हर किसी से नफरत करूं, ये मुझ में ताकत है। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। मुसलमानों से नफरत करने चलता, मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गाली बाकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? ध्यान से सुनना आगे। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान है। खैर, उनके आगे चलती भला मेरी। सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते हैं, और सिर अपने आप उनके चौखट पर झुक जाता है। भला उनके सामने मेरी चलती। और ये कंबन त्यागराज मुत्तो स्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं बिना इन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। तो ये भी इनकी बहुत शानदार कविताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले नई कविता के कवि हैं, 30 शतक में शामिल होते हैं। पढ़ा कीजिए, कविताएं पढ़ा कीजिए, सोच में परिवर्तन होगा। जो हमारे जहन में जो गंदगी है वो दूर होगी, अच्छाइयों की ओर बढ़ोगे। सोच जो आम अपने आसपास का जो तबका है उससे ऊंची उठेगी।
सोचने का तरीका बदलेगा इन कवियों के संपर्क में आने से, क्योंकि हम जानते हैं जैसी संगत वैसा ही परिणाम। इनकी संगत लोगे परिणाम अच्छा आएगा, और जो आसपास के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का संगत लोगे परिणाम वैसा ही आएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, मानव मूल्यों की तलाश में दत्त रहने वाले जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण। इनकी एक पत्रिका है युग चेतना, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि मैंने जो एक पेपर आपके लिए तैयार किया उसमें मैं पत्रिकाएं सारी पूछूंगा। 100 क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं 100 पत्रिकाएं पूछूंगा ही पूछूंगा। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये लो याद हो गई। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। चक्रव्यूह प्रवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और अगली है इन दिनों। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों नीम की रोशनी में आत्मजयी लिख रहा हूं। इन दिनों नीम की रोशनी में आत्मजयी लिख रहा हूं। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों नीम की रोशनी में आत्मजयी लिख रहा हूं। ये लो याद हो गई। चक्रव्यूह 1956, चक्रव्यूह था 9 जो था वो 5 और 6 के चक्कर में फंस गया। ये जो 9 है ये 5 और 6 के चक्कर में फंस गया। 1956 ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। परिवेश हम तुम 1962 में लिखी गई रचना है। 62 यानी चीन युद्ध के समय परिवेश हम तुम। अपने सामने 67 की है कोई दूसरा नहीं। 93 से 95 एक कमेंट देखा था, उन्होंने पूछा था कि सर इतनी रचनाओं के सन याद करें क्या? सारे सन तो याद होते ही नहीं है, किसी को नहीं होते हैं, आपको स्पेशल नहीं है, आप मस्त रहें, टेंशन न लें, हमें भी याद नहीं होते हैं, किसी को भी याद नहीं होते, समझ गए? और सबको याद होते हैं। बोला कैसे? बार बार रिवाइज करते जाओ। पहली बार आपने 100 रचनाएं पढ़ी, आपको 10 ही सन याद रहे। दूसरी बार 100 पढ़ी, ये 10 तो याद रहे, 10 आपके और ऐड हो जाएंगे। ये रचनाएं 10 सॉरी हाँ, तो ये 20 तो थे ही, अब 10 और बढ़ गए, ठीक है। फिर 100 रचनाएं पढ़ी, फिर 10 और बढ़ गए, फिर 100 रचनाएं पढ़ी। बात सीधी सी है, 100 रचनाओं के सन याद करना है, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। हिम्मत है, सारी याद हो जाएगी। सीधी सी बात है, सारी याद हो जाएगी, हो जाता है भाई। आज धीरे धीरे हमें भी तो याद हुए हैं। आज यूं मान सकते हैं कि चलो पूरी इतनी तैयारी के दौरान हमें हाईएस्ट 100, भाई यूं मान लीजिए 100 से 100 सन ऐसे होंगे हाईएस्ट, अधिकतम बता रहा हूं, जो सीधे डायरेक्ट याद होंगे। बाकी 100 से 150 सन ऐसे होते हैं जो देखकर पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो इस समय लिखी गई हो सकती है, अंदाजा ही लगाया जाता है अनुभव से, और कुछ नहीं होता, इसलिए टेंशन ना लें। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये 1993 से 1995 के समय लिखी गई रचना है, ठीक है। इन दिनों जो ये है, ये कविता के बहाने, आपने सुना ना, कविता के बहाने जो संकलित है। इन दिनों जो है चिड़िया की उड़ान भला कविता क्या जाने, है ना। चिड़िया की उड़ान, फूलों के, पुष्पों के, मतलब उसमें वो पतंग और चिड़िया की तुलना, पतंग की नहीं, एक तो चिड़िया की करता है कविता से, एक तो चिड़िया की करता है और एक करता है फूल की, पुष्प की। कि कविता का खिलना भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने के माने, चिड़िया क्या जाने, है ना। और पुष्प का, कविता का खिलना भला पुष्प क्या जाने, बाहर भीतर, है ना। मतलब ये कहना चाहता है चिड़िया जो होती है एक सीमित दायरे में उड़ती है, पुष्प जो होता है वो अपनी गंध जो होता है वो एक सीमित दायरे में बिखेरता है। कविता जो होती है एक बार अगर किसी को भा गई तो वो कविता फिर युगों युगों तक अमर हो जाती है। इन दोनों की एक आयु निश्चित है, कविता की आयु निश्चित नहीं है, वो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी प्रसिद्ध होती जाती है। आत्मजयी इनके द्वारा 1965 में लिखा हुआ एक प्रबंध काव्य है, बहुत ही अच्छा काव्य है आत्मजयी। और इस आत्मजयी में है क्या, कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित है ये आत्मजयी। इसमें न नचिकेता नई पीढ़ी का प्रतीक है, जबकि वाजस्रवा पुराने मूल्यों का वाहक है। ये जो आत्मजयी है, इनका जो प्रबंध काव्य, ये काव्य चिंतन प्रधान है, इसमें ये बौद्धिक प्रधान काव्य कहलाता है। ये मिथक पर आधारित है, मिथक, फैंटेसी वगैरह हम जब पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड में पहले पढ़ते थे, तो ये मिथक पर आधारित है। कुंवर नारायण को 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था।
है ना, 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण को। इनके एक कहानी संग्रह भी है आकारों के आसपास, और इनकी एक समस्या है आज और आज से पहले, कोई खास नहीं है ये। बाकी ये ऊपर जो है चक्रव्यूह परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों नीम की रोशनी में बैठकर आत्मजयी लिख रहा हूं, बस इतना ही। एक ये चीज यहां मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, हिंदी काव्य के 3 युग जो आपने देखे हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता, इसके नायक, जैसे छायावाद का जो नायक है वो महामानव है, जैसे जयशंकर प्रसाद जो हैं, जिस मनु की कल्पना करते हैं वो महामानव है, जो श्रेष्ठ है सबसे, है ना, जो समाज के हित के लिए ही पैदा हुआ है। प्रगतिवाद का जो हीरो है वो शोषित है, वो गरीब घर से पैदा हुआ है, वो गरीब घर से पैदा हुआ है, बदलाव लाना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है। प्रयोगवाद जो नई कविता है, इसका मानव क्या है, लघु मानव है, जो समाज में एक उच्च वर्ग नहीं रख, एक उच्च स्थिति नहीं रखता है। तो महामानव किसका नायक है, छायावाद का, शोषित मानव प्रगतिवाद, और लघु मानव प्रयोगवाद और नई कविता। यहां पर मैं आपको एक न्यूज और दे दूं, आज अपनी फिर से रिपीट कर देता हूं, 46 नंबर क्लास है, 47, 48 और 49, ये 3 क्लासेज जो हैं वो इस वीक में हो जाएगी। आज तो ये तो हो ही गई 3 क्लास, और जो अगला संडे आ रहा है, रविवार जो आ रहा है, रविवार, इस रविवार को अपनी जो है गोल्डन जुबली हिंदी साहित्य की जो एक बहुत बढ़िया सीरीज स्टार्ट की, इसकी 50वीं क्लास होगी। और मेरी जैसा कि आपसे हार्दिक इच्छा है कि इस समय जब चारों तरफ छुट्टियां, शादियों का सीजन वगैरह, बिजी शेड्यूल है और सब पढ़ने से कटे हुए हैं, ऐसे समय में जो आप लोग जो रेगुलर हो, आप में से हो सकता है 2-4 स्टूडेंट जो हैं वो तो मान लो उनके पास मोबाइल की सुविधा हुई, लेकिन उस एक दिन, सिर्फ एक दिन, ये आपको बताना। देखो अक्सर हम बोलते हैं, जैसे कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आप है ना, अगर आप वास्तव में स्टूडेंट्स के हितैषी हैं तो आवाज़ उठाओ कि 3rd ग्रेड का रिजल्ट निकालो, या है ना 1st ग्रेड जो है उसका रिजल्ट निकालो, ये वो। देखो सीधी सी बात है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कुछ लिखा था 2nd ग्रेड पेपर को लेकर, दिमाग खराब करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं तो बात सीधी सी, जो अच्छा जो सही है उसके हमेशा साथ हूँ। अब सही क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें आपके साथ हूं, उसका मैं उसमें आपका विरोध कभी नहीं करेंगे, आपके हमेशा साथ बने रहेंगे। तो सेम चीज है, जब आप लोग ये चाहते हो कि हमारा साथ मिले, तो हमारा साथ आपको हमेशा मिलता आया है, ठीक है। अब ऐसे समय में जब चारों तरफ नीरस माहौल है, तब किसी को तो आगे आना होगा। मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। तो अभी मैं एक अकेला चल रहा हूं, और अभी अपन जो 60-70 जने रेगुलर चल रहे हैं लाइव में, देखा जाए तो कई बार 100 तक पहुंचते हैं। लेकिन इस दिन मैं चाहता हूं एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए, एक रिकॉर्ड। परीक्षा जब नजदीक है तब तो हर कोई लाइव आ सकता है, और आए भी हैं पहले 1100 लाइव, लेकिन इस समय जब चारों तरफ नीरस माहौल है, वातावरण है, उस समय जब आप अपनी ऊर्जा दिखाओ, और 1000 स्टूडेंट जो हैं, जो आप देख रहे हो, लगभग 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि रविवार रात्रि 9 बजे फिक्स, रविवार रात्रि 9 बजे आप सभी लाइव आओगे। और ज़्यादा देर नहीं, आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ 9 से लेकर 9:15 तक, 30 तक, 9:30, आधे घंटे आपको लाइव रहना। इतनी बात आप मानोगे, मैं इस उम्मीद के साथ ये काम कर रहा हूं। अगर आप मानोगे तो आगे गद्य विधाएं आपको पता है बहुत कठिन होती है, उसमें जी जान लगा देंगे, उसमें जी जान लगा देंगे, ये मान लो। कैसा नहीं आओगे तो नहीं लगाओगे क्या? लगाएंगे तो तब भी, लेकिन अगर आज आओगे तो अच्छा लगेगा। और कल की क्लास का गैप रहेगा, कल थोड़ी छुट्टी मैं रखूंगा, कल क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि वास्तव में अब थकान बहुत होने लग गई है। तो कल मैं करूंगा रेस्ट, एकदम साफ सुथरी बात है, झूठ बोल के नहीं, कल तो रेस्ट करूंगा पूरा, ठीक है। चलिए, तो हिंदी काव्य के प्रमुख 3 युगों के नायक हो गए। दुष्यंत कुमार, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। सुन रखा है ना, हिंदी गजल विधा के जनक परदेसी उपनाम से लिखते थे। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बहुत अच्छी गजल है, शानदार गजल है, आपने पढ़ी होगी।
ये मेरी पहली पोस्टिंग जिस स्कूल में थी, भीलवाड़ा आसिन किड़ीमाल, तब वहाँ पे 12th क्लास की लड़कियाँ थी, तो उनको बहुत अच्छे से मतलब राग में मतलब है ना, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस तरह से वो लड़कियां बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छे राग में। और वहाँ की लड़कियों की खूबसूरत बात यह है, मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ, 12th क्लास के जो बच्चे थे उन सब बच्चों ने क्या किया था, जो 12th क्लास की 11th और 12th की जितनी भी कविताएं थी वो सारी कंठस्थ कर ली थी। अब ये कंठस्थ कैसे कर ली, इसमें जो है हमारे स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर थे अपने जयपुर साइड के श्यामलाल जी यादव, वो हमारे कार्यवाहक थे, वो भी हिंदी के बहुत विद्वान, तो मुझे उनका सानिध्य मिला और हम दोनों के, वो कहते हैं ना कि उनके सानिध्य में मैंने भी अच्छा प्रयास किया कि उनका प्रयास मतलब जब एक अपना सीनियर जब इतनी मेहनत कर रहा हो ना, तो ऑब्वियसली अपन मेहनत करने लग जाते हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उन बच्चों ने वास्तव में बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ी और अच्छे मार्क्स भी लाए। दोनों साल मांडल ब्लॉक में जो है किड़ीमाल स्कूल की जो बच्ची थी उन्होंने टॉप किया था, 2 साल तक ब्लॉक स्तर पर हमारी स्कूल टॉपर रही। तो बच्चों को अपने आप साहित्य रुचि बनती है जब टीचर्स साहित्य को रुचि से पढ़ाएगा, तब ये अच्छी बात। तो हिंदी गजल विधा के जनक परदेसी उपनाम से लिखते हैं, दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत करते हैं आवाजों का घेरा बनाकर। सूर्य, ये है सूर्य, सर ऐसा कैसा सूर्य है, ये बस बात सीधी सी है, ये सूर्य है। और सूर्य का स्वागत किया आवाज का घेरा बनाकर, चारों तरफ से आवाज आ रही थी, इस आवाज के घेरे में सूर्य का स्वागत किया था। और इस साये में जो है सबको धूप लग रही थी। सूर्य का स्वागत किया आवाजों के घेरे में, और उस सूर्य के कारण सबको धूप लग रही थी और धूप से सारे वन जलने लगे थे, जलते हुए वन का वसंत। तब उन्होंने एक कंठ विष मांगा, बोला पानी नहीं मिल रहा तो विष ही मिल जाए तो मैं मर जाऊं। अल्लो सर, ये क्या सेट किया आपने, गजब कर दिया, मजा ही आ गया। और आप नोटिस करें कि सूर्य का स्वागत, देखो सूर्य, देखो सिमिलरिटी देखना, सूर्य का स्वागत किया आवाजों के घेरे में, सूर्य का स्वागत किया आवाजों के घेरे में। अब सूर्य है तो सूर्य का स्वागत किया आवाजों के घेरे में, तो धूप लगी, साये में धूप लगी, और धूप ज्यादा थी इसलिए जलते हुए वन का वसंत। ज्यादा धूप पड़ती है तो जो जंगल में वन होते हैं वो जलने लग जाते हैं। जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विष पाई। अब जब पानी नहीं मिल रहा, इतना चारों तरफ आग ही आग है, तो एक कंठ विष पाई। गीति नाट्य है इनका, क्या है, गीति नाट्य, एक कंठ विष पाई, ठीक है। ज्यादा खाल धूमिल, अरे मेरे वो जैसे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते में कहते हैं, ओ मेरे साहित्यिक पुरखे, मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, ओ मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुम्हें नहीं आया अंगूठे को छिपाना, है ना। हम सब लोग अपने अंगूठे को कवर किए हुए हैं, बचाए हुए हैं, लेकिन तला सबका नीचे से लहू लुहान है। तुम हो तला सुरक्षित है मगर अंगूठा फटा हुआ है, अर्थात तुम बाहरी चकाचौंध की बजाय अंदर की गंभीरता पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो वैसे ही मैं कहता हूं, ओ मेरे साहित्यिक पुरखे, तूने ये क्या रचना लिख दी थी, ओ हो क्या गजब रचना। आप सोचते होंगे सर ये बहुत बड़ी रचना होगी। अच्छा, मूल नाम इनका सुदामा पांडे, धूमिल का मूल नाम था सुदामा पांडे, और इनकी एक रचना है संसद से सड़क तक, आपने सुन रखी है ना। क्या है इस रचना में, इस रचना की पंक्तियां इतनी जोरदार है। देखो मैंने आपके कहा नई कविता कवि व्यंग्य धर्मा कवि हैं सारे के सारे। ये कहते हैं एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल कहते हैं एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और जो न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। यह पूरी कविता मैंने आपको सुना दी, यही है, इतनी सी कविता है संसद से सड़क तक, 1972। संसद से सड़क तक एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। शानदार कविता है, ठीक है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक यात्रा कर रहा हूं मैं, कल सुनना मुझे। आज
ठीक, तबीयत ठीक नहीं है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का, सुदामा पांडे इनका खुद का नाम था, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यानी मेरे अकॉर्डिंग, धूमिल कहते हैं मेरे अनुसार प्रजातंत्र ऐसा होना चाहिए। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनकी दो दीर्घ कविताएं मोचीराम और रोटी और संसद। ठीक है, रोटी और संसद। मैंने तो इसकी पंक्तियां सुनाई शायद, है ना, संसद से सड़क तक, हाँ ये सुना दी मैंने। तो ये काव्य संग्रह है फिर, ये तो फिर काव्य संग्रह। वो रोटी और संसद सुनाई मैंने, ये अभी जो सुनाई ना वो ये पंक्ति है। अभी जो सुनाई रोटी और संसद, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश की संसद मौन है। मुझे नहीं लगता आप रचना कोई भूलोगे। श्रीकांत वर्मा, ये भी प्रयोगवादी नई कविता कवि हैं। इनकी कोई विशेष रचनाएं नहीं है, एक इनकी रचना है मगध। मगध में इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ, इसलिए मैंने इस रचना को ऐड कर दिया। मगध रचना पर श्रीकांत वर्मा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीधा पूछ लेना मगध किसकी है तो हमें याद नहीं आएगा। तो श्रीकांत वर्मा की एक ही रचना याद करनी है, मगध, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। नगेंद्र, इन्होंने कुछ कहानियां लिखी है। इनकी कहानियों को डॉक्टर नगेंद्र ने ब्रेन ट्यूमर कहा है। बोला श्रीकांत वर्मा ने जो कहानियां लिखी है वो ब्रेन ट्यूमर की तरह है। और जब आप इन कहानियों के नाम सुनोगे ना तो आपको वास्तव में लगेगा कि ब्रेन ट्यूमर की तरह है। लीलाधर जुगड़ी, लीलाधर जुगड़ी का नाटक अब जारी है। लीलाधर जुगड़ी का नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। लीलाधर जुगड़ी का नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी पर घबराए हुए शब्द अनुभव के आकाश में चांद देख रहे हैं। बची हुई पृथ्वी पर घबराए हुए शब्द अनुभव के आकाश में चांद देख रहे हैं। लीलाधर जुगड़ी का नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी पर घबराए हुए शब्द अनुभव के आकाश में चांद देख रहे हैं। और अनुभव के आकाश में चांद देखते देखते ही लीलाधर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया। लीलाधर को क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिल गया। अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर जुगड़ी का नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी पर घबराए हुए शब्द अनुभव के आकाश में चांद देख रहे हैं। इस रचना पर उनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। तो ये लीलाधर जुगड़ी। अब नई कविता के और भी बहुत से कवि हैं, किंतु महत्वपूर्ण कवि इतने ही हैं जिनका पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है। और ऐसे तो आपको पता है 500-700 जितने कवि हैं, तो वो तो फिर एक किताब करवाने जैसा हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं नोट्स कि पेपर की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये देखो 100% तो कभी हम पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है, आप मान के चलें। लेकिन अगर 100% जो है उसकी बजाय अगर 80% भी मैटर अगर अपनी इन क्लासेस से आ जाता है और आप भी जब रिवीजन करोगे तो आसपास का थोड़ा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन तो हो जाता है। क्योंकि 80% तो कट ऑफ भी नहीं जाती। 100% तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन 80% तो मिल सकता है। तो शानदार क्लास रही होगी आज की भी। और टेस्ट सीरीज आप में से बहुत से साथी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे कहने आज एक मेरे पास पिछले 3 महीनों से लगातार जो आ रहा है कि आप सबसे अच्छा वर्क कर रहे हो। आपकी टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट सीरीज में से एक है। अभी राजस्थान में फिलहाल हिंदी की सबसे पॉपुलर टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी है। बड़े बड़े जो मान लो इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी अपन टक्कर ले रहे हैं। इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज का जो है मतलब आपके समक्ष हमने रखी है। तो जो रैंक है वो अच्छी चल रही है सिर्फ आप लोगों की बदौलत। और इस कारण से हम और अच्छा प्रयास भी करेंगे। रोज अभ्यर्थी जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो लगभग ये संख्या काफ़ी हद तक पहुंच जाएगी, यानी कि अच्छा कंपटीशन हम करवा पाएंगे। और जब संख्या अधिक होगी ना तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी अच्छा होगा। और कंपटीशन अच्छा होगा और मैं हर क्लास में, जैसे कि अपनी क्लासेस तो रेगुलर हर क्लास जैसे आज दिन में टेस्ट हुआ तो टेस्ट का मैं टाइम फिक्स करूंगा कि भाई 6 घंटे। जैसे टेस्ट मैं सुबह 9 बजे अपलोड कर दूंगा और 9 बजे से लेकर लगभग शाम को 5 बजे तक जिसने भी टेस्ट दे लिया, 5 नहीं 7 कर देंगे कि भाई शाम को 7 बजे तक जिसने भी टेस्ट दे दिया हो वो फाइनल है। 9 से 7 के बीच में जो भी, या सुबह 7 बजे टेस्ट अपलोड कर देंगे तो 7 से 7 12 घंटे में जो भी टेस्ट दे देगा वो फाइनल माना जाएगा। ऐसा ही कुछ करेंगे। रात को जो टॉप 3 भाई टेस्ट अगर अच्छी संख्या में दोगे तब तो टॉप 10 डेली बताएंगे। अगर आप पूरे मान लो टेस्ट देते नहीं हो तो टॉप 3 बताएंगे। पर मेरा प्रयास है कि मैं मजबूर करूं आप लोगों को जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अगर वो टेस्ट नहीं देंगे तो उनको मैं टेस्ट सीरीज से निकाल भी सकता हूं।
क्या दिक्कत है? 100-150 रुपये 500 रुपये वापस दे देंगे। अगर टेस्ट नहीं देगा तो फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बार 1000 प्लस सिलेक्शन चाहिए सर। सीटें ही नहीं आई तो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसियां तो हैं। मुझे टोटल हिंदी के 1000 स्टूडेंट इसी मंथ से चयनित चाहिए और मैं इसीलिए ये मेहनत कर रहा हूँ। और मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है और मेरी मेहनत पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तो आपकी काबिलियत और मेरी मेहनत अगर मिल गई तो सफलता सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि। तो कल क्लास नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ओके।